माउंट आबू में बीजेपी को अजेय और अभेद्य बनाने की बनी रणनीति। जेपी नड्डा का संदेश, राजनीति में फैमिली को शामिल मत करो। बीजेपी अध्यक्ष की खरी खरी, पार्टी से बड़ा कोई नहीं। जेपी नड्डा ने बीजेपी पदाधिकारियों को संगठन की मजबूती का दिया मंत्र। मंथन का संदेश, गुटबाजी की बिल्कुल भी जगह नहीं। पॉलिटिक्स में परिवार का क्या काम। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट, आपके साथ मैं हूं अभिषेक। माउंट आबू में भाजपा के 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का समापन हो गया। समापन सत्र को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संबोधित किया। नड्डा ने अपने संबोधन में अपनी पार्टी के नेताओं को तो सख्त संदेश दिया ही, साथ ही विरोधियों को भी बड़ा संदेश दिया। नड्डा ने साफ शब्दों में कह दिया, पॉलिटिक्स से परिवार को दूर रखिए और पार्टी में गुटबाजी का कोई काम नहीं। अब देखना अहम होगा कि नड्डा के इस मंत्र का पार्टी नेताओं पर कितना असर होता है। चर्चा आज इसी मुद्दे पर, इन सवालों के इर्द गिर्द। तो प्राइम डिबेट का पहला सवाल यह है कि नड्डा का बयान बीजेपी में क्या बदलाव का संकेत है। दूसरा सवाल यह है कि माउंट आबू में मंथन से मिशन 2023 सधेगा। और आखिरी सवाल यह कि गुटबाजी के खिलाफ संदेश क्या होगा कामयाब। तो इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट पैनल है, परिचय करवा दूं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजेंद्र मेघवाल जी, कांग्रेस नेता हैं, सुमित गोदारा जी, बीजेपी विधायक हैं, और एसपी मित्तल साहब, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। सुमित जी, चर्चा की शुरुआत में आपसे करना चाहूंगा, आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के इस बयान को किस तरीके से लिया जाए और क्या पार्टी में बड़े बदलाव का संकेत भी है ये बयान? अभिषेक जी, भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है। देश में सबसे ज़्यादा सांसद है, देश में सबसे ज़्यादा विधायक है। ये इसीलिए संभव हो पाया कि पार्टी निरंतर बदलाव करती रही, चेंज लाती रही, समय के हिसाब से जो आवश्यकता है उसमें करती रही, और ये नियम है। और ये इसलिए कि कार्डर बेस्ड पार्टी है, और आज देश में देखा जाए तो सिर्फ एकमात्र कार्डर बेस्ड पार्टी कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। और उसी बदलाव का निरंतर नवाचार करना, नई नई इनोवेशन, जो भी राजनीति में चीज़ें हो सकती है जिससे जनता को लाभ मिले, और देश में राजनीति में उच्च मूल्यों की जो राजनीति भारतीय जनता पार्टी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं, उनको आम जनता तक संदेश दे, वही भारतीय जनता पार्टी अनुसरण कर रही है। और उसी प्रयास से आप देखिए जो प्रशिक्षण शिविर हुआ, और लगातार प्रशिक्षण शिविर हमारे होते रहते हैं, उसमें यही बातें निरंतर बातें आती है और सुझाव भी पार्टी लेती रहती है निरंतर कि और अच्छा हम क्या कर सकते हैं। ये कार्डर बेस्ड पार्टी का मूल मंत्र है जिससे पार्टी आगे बढ़ रही है। तो इन सब में जो संदेश आज दिया गया है कि परिवार को दूर रखिए पॉलिटिक्स से, तो अभिषेक जी, ये तो नेताओं के लिए भी ये संदेश है, क्योंकि कई नेता जो हैं अपने परिवार को आगे बढ़ाने की कोशिश में लगे हैं। देखो अभिषेक जी, ये आज नड्डा साहब ने कही, ये पार्टी शुरू से कह रही है। आप देखिए कि 2014 के उपचुनाव राजस्थान में थे, तब भी पार्टी ने जो उपचुनाव में सीटें परिवार को नहीं दी थी। तो ये पार्टी, उस प्रधानमंत्री जी बने नरेंद्र मोदी जी, तब से और ज्यादा इस चीज पे किया जा रहा है कि नए लोग आए, पार्टी में नए लोग जुड़े, और भी लोग जुड़े जो जमीन पर काम करें और आम जन की सेवा करें, परिवार से अलग हटकर भी लोग, और इसी दिशा में पार्टी कार्य कर रही है। और कई राज्यों में तो पार्टी ने ये 75 साल से ऊपर, जैसे अभी यूपी में चुनाव हुआ तो पार्टी ने निर्णय लिया कि 75 से ऊपर किसी व्यक्ति को टिकट नहीं देंगे। तो अच्छी चीज है, क्यों नए लोग आने चाहिए ना हर चीज में। लोगों ने जो काम किया, अच्छा काम किया, बहुत अच्छी बात है, दूसरों को भी अवसर दें। दूसरा, कोई भी व्यक्ति नया किसी भी फील्ड में आता है, आप अभिषेक जी नए पत्रकार के रूप में इसमें आए डिबेट में, तो आपने भी नवाचार करने का प्रयास किया। तो हर व्यक्ति कुछ ना कुछ नवाचार करता है जिससे क्षेत्र को और देश को लाभ होता है। तो ये निरंतर प्रक्रिया, चेंज इज लॉ ऑफ नेचर एंड चेंज इन लाइफ इज इनएविटेबल एंड दैट्स व्हाट बीजेपी इज डूइंग। ओके, राजेंद्र जी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यह कहा कि परिवार को दूर रखिए पॉलिटिक्स से। संदेश तो अपनी पार्टी के लिए था, लेकिन निशाना कहीं ना कहीं सीधे तौर पे कांग्रेस के लिए भी था।
देखिए अभिषेक जी, बिल्कुल भी नहीं, ये कांग्रेस के लिए निशाना नहीं था। ये निशाना सिर्फ और सिर्फ वसुंधरा जी के ऊपर था और ये इनका व्यक्तिगत मामला है। मैं इस बारे में ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन फिर मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी भी पूरे देश के अंदर 25 से 30 लोग जो हैं इनके परिवारवाद से ही लोग आए हुए हैं। कोई मंत्री बना हुआ है, कोई सांसद बना हुआ है, कोई विधायक बना हुआ है, कोई कुछ बना हुआ है और कोई केंद्रीय मंत्री भी है। ये तमाम बातें हैं और इनके जो अंदरूनी जो अंतर कलह है, या जो आपको पता है कि नड्डा जी पिछले 4 महीने में 4 बार आ चुके हैं और पिछले 3 दिनों में 2 बार आ चुके हैं, तो यहाँ पर कितना बड़ा इनके सिर फुटबॉल मचा हुआ है। उस चीज़ को थामने के लिए नड्डा जी यहाँ पहुँचते हैं और वसुंधरा जी दिल्ली पहुँच जाती है केंद्रीय गृह मंत्री से मिलने, पूर्व भाजपा अध्यक्ष से मिलने। तो चलिए, इनका जो कुछ भी मामला है, हम तो सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहते हैं, ये बार बार के घूम फिर के राष्ट्रवाद और उस पर अपने हिंदुत्व पे बात करते हैं। अरे भाई, इनके ये आज तो उन्होंने परिवारवाद को लेकर बोला है। नहीं, परिवारवाद नहीं, ये पूरा का पूरा इनका जो प्रशिक्षण शिविर है उसका एसेंस मैं आपको बता रहा हूं। इस एसेंस में यही है। लेकिन इस देश के अंदर आज चाहे किसानों की बात हो, 3 काले कृषि कानूनों का हमने हसर देखा और उसके बाद में जो 750 से अधिक किसानों ने मतलब शहादत दी उसका, और उसके बाद में अभी आपको कल की बात मैं बता रहा हूं कि कम से कम पिछले 10 सालों के अंदर 1200 से ज्यादा जवानों ने, पैरामिलिट्री के जवानों ने आत्महत्या की और हर तीसरे दिन एक जवान आत्महत्या कर रहा है। आत्महत्या इसलिए कर रहा है क्योंकि 1 लाख से अधिक पद पैरामिलिट्री में खाली पड़े हुए हैं। 75,000 मतलब जवानों ने पिछले 5 सालों में नौकरी छोड़ी है। आपको पता होगा कि तेज बहादुर ने बनारस से प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ने की घोषणा की थी और उसको वो चुनाव तक नहीं लड़ने दिया, जो कि उसका लोकतांत्रिक अधिकार। राजेंद्र जी, आप मेरे को एक बात बताइए, सुनिए, मैं पूरी कर विषय है, आप उसको मोड़ कर कहीं और लेकर चले गए। मैं कह रहा हूं जवानों की बदहाली, मैं आपको यहां पे यही एड्रेस करना चाहता हूं। जवानों की बदहाली, किसानों की बदहाली, युवाओं की बदहाली, सुनिए, युवाओं की बदहाली, आपके महंगाई की मार, इसके ऊपर संसाधनों की बिक्री। मैं बता दूं, रेलवे, पोर्ट्स, हाईवे और आपके एयरपोर्ट सारे के सारे बेच दिए। अब हर दिन आपके जो मुंड्रा का पोर्ट है वहां से नशीले पदार्थों की तस्करी हो रही है। मोड़कर कहीं और लेकर के चले गए। नहीं, परिवारवाद इस देश की समस्या नहीं है। इस देश की समस्या है महंगाई, इस देश की समस्या है बेरोजगारी, इस देश की समस्या है क्रोनिक कैपिटलिज्म, इस देश की समस्या है संसाधनों की बिक्री, किसानों की बदहाली, जवानों की बदहाली। आज आप उस पे चर्चा नहीं करते हैं और परिवारवाद और बाकी चीजों पे। हाँ, परिवारवाद कोई मुद्दा ही नहीं है। परिवारवाद मुद्दा सिर्फ वसुंधरा जी को पीछे करने के लिए है, जबकि वसुंधरा जी इस देश, इनकी भाजपा की बड़ी नेता है और सारे के सारे मिलकर उनको टारगेट करें, हमें कोई मतलब नहीं, इनका व्यक्तिगत मामला है। लेकिन भाजपा को इस देश के जो वास्तविक मुद्दे हैं उन पे चर्चा करनी चाहिए, ना कि हिंदुत्व और राष्ट्रवाद। अरे हिंदुत्व और राष्ट्रवाद से किसी का भला नहीं होने वाला, किसी का भला नहीं होने वाला। इस देश का भला होगा महंगाई को जवाब दे दीजिए, इस देश का भला होगा संसाधनों को बिक्री को रोकने से। अभिषेक जी, मैं ये पूछूंगा, राजेंद्र जी बोले, जवाब ये पूछ रहे हैं कि नड्डा साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे भारतीय जनता पार्टी के 4 महीने में 4 बार आए। अरे यही तो भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती है। या राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आप सब जगह जा रहे हैं। आप सुनिए, तेलंगाना में गए, हर जगह राजस्थान की बात करें, राजेंद्र जी 3 दिन में 2 बार आ गए। मेरी बात सुनिए, आइए, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष कहीं भी जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं। आपकी बात सुनिए, बीच में फिर बोलूंगा, बोलने नहीं दूंगा। आप, मैं बोलता इंटरफेयर नहीं करता, आप सुनिए, पहले आप सुनिए गौर से। 4 महीने में 4 बार आई, ये तो भारतीय जनता पार्टी है। यहां पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर ये उदाहरण दे रहे हैं सबको कि दिन में 16-16 घंटे काम करें, पार्टी के लिए काम करते हैं। तभी तो आज देखिए भारतीय जनता पार्टी पूरे भारत में सुमित जी, उनका आरोप है कि आप कहीं नहीं कर रहे, मुद्दों पे बात नहीं करते। उनका मुद्दों पे क्या देश का आम आदमी नहीं चाहता, उसे खुशी नहीं होती कि साधारण मास्टर के घर से जन्म लेकर अटल बिहारी प्रधानमंत्री बनते हैं, साधारण परिवार से रेलवे स्टेशन पर चाय बेचते नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं, साधारण मछुआरे परिवार से रामेश्वरम से अब्दुल कलाम राष्ट्रपति बनते हैं, क्या और जेपी नड्डा जी, अमित शाह, ये सब साधारण कार्यकर्ता निकले। तो क्या देश के आम आदमी को खुशी नहीं होती कि मैं भी आगे बढ़ सकता हूं? यही डिफरेंस हुई तो पार्टी हुई तो डिफरेंस है, और यही पचा नहीं पा रही क्योंकि ठीक है सुमित जी और राजेंद्र जी, ठीक है। एसपी मित्तल साहब, एक कमेंट में आपसे चाहूंगा, इस बात को कहती है। ठीक है एसपी मित्तल साहब, एक कमेंट में आपसे चाहूंगा कि जो आज संदेश दिया है जेपी नड्डा ने कि परिवार को दूर रखिए, जैसा राजेंद्र जी कह रहे थे कि ये सिर्फ और सिर्फ वसुंधरा राजे के लिए था संदेश, लेकिन मैं आपसे अगर बृहद परिप्रेक्ष्य में समझूं, क्या यह सिर्फ और सिर्फ वसुंधरा राजे के लिए संदेश था या पूरे देश के लिए, हर राजनीतिक पार्टी के लिए एक मैसेज था?
नहीं, मुझे लगता है कि ये उनका जो भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है उसकी जो नीतियां हैं, मुझे लगता है कि उसी को लेके दिया गया कि कई बार ये देखा गया है कि जो वरिष्ठ नेता होता है वो क्या नाम से अपने परिवार के सदस्यों को, बेटे को, बहू को, पुत्र को, इन सबको क्या नाम से राजनीति में ले आता है, कोई जिला प्रमुख बनवा देता है, कोई एमएलए बनवाता है। तो शायद मुझे लगता है कि उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं को आगे लाना चाहिए और जो अपने परिवार के सदस्य हैं उनको राजनीति में लॉन्च नहीं करना चाहिए। ये बात जेपी नड्डा ने मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में कही है। अब इसका यदि निशाना यदि कांग्रेस पे माना जाए तो स्वाभाविक है कि क्या नाम से कांग्रेस के अंदर ऊपर से लेकर नीचे तक का जिस तरीके से परिवारवाद चल रहा है तो कहा जा सकता है कि वो उस पर निशाना हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि जो 3 दिन का जो प्रशिक्षण शिविर भारतीय जनता पार्टी का माउंट आबू में हुआ उसका मकसद शायद 2023 बीच में टाइम दीजिएगा मुझे भी। ठीक, आता हूं राजेंद्र जी। उसका जो क्या नाम से चुनाव होने वाले हैं वो जरूर सामने लक्ष्य रखा गया। इसीलिए क्या नाम से उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने का पूरा अवसर दें और जो चुनाव की तैयारियों के संदर्भ में भी उन्होंने बात कही है। तो और एक जो 3 दिवसीय शिविर का जो निष्कर्ष है, जो कांग्रेस जिस बात को बार बार उठा रही है, मुझे लगता है उनका एक राजनीतिक दल के नाते उठाना बिल्कुल जायज भी है कि इस शिविर के पूरे 3 दिन के अंदर जो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे वो शायद एक दिन भी क्या नाम से नजर नहीं आई। और जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जब माउंट आबू में आज मौजूद थे उसके बावजूद भी शायद उनको दिल्ली में कोई कार्यक्रम हो गया, वहां वो चली गई। लेकिन हम ये देखते हैं कि पिछले अभी 2-3 दिन पहले ही जब अमित शाह जी जब जयपुर आए थे तो वसुंधरा राजे जी एयरपोर्ट पे ही मौजूद थी और भाजपा के कार्यालय में मौजूद थी। लेकिन जब प्रशिक्षण शिविर होता है तो शायद मुझे लगता है कि उनको कोई दूसरे जरूरी काम हो जाते होंगे। लेकिन इसके लिए जब कांग्रेस अपना इस मुद्दे को उठाती है तो मुझे लगता है राजनीतिक दृष्टि से हो जाएगी। मित्तल साहब, आपकी बात में मैं कहूंगा कि आप ये थोड़ा गलत कह रहे हैं। प्रशिक्षण शिविर में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय वसुंधरा जी हर में आते हैं। अभी हमारा विधायकों का जो प्रशिक्षण शिविर था, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी 3 दिन वहां पर आवास पे रही और पूरे कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किया। तो ये आपकी बात सही नहीं है। और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और दिल्ली में भी यदि पार्टी के कार्यक्रम होते हैं वहां पे भी उनकी उपस्थिति होती है। अभी हमने देखा जब भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति हुई भावनगर में, हैदराबाद में, तो वहां भी वो थे। तो हर जगह पूर्व मुख्यमंत्री जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी मौजूद रहती है जी। लेकिन और हर शिविर में बढ़ चढ़कर भाग लेती है। इस पे मित्तल साहब ने जो बोला उसमें एक और चीज मैं एक सवाल आपसे ऐड करके लेना चाहूंगा। एक और बात उन्होंने कही गुटबाजी को लेकर के, बार बार ये मैसेज पार्टी की तरफ से देने की कोशिश होती है कि पार्टी में गुटबाजी नहीं है, और ये मैसेज तो तभी देना पड़ता है ना जब आपके अंदर कुछ चीजें चल रही हो। अभिषेक जी, कहीं ऐसी कोई चर्चा नहीं है, ये आपके पत्रकारों की बात है। पार्टी में हमेशा यही बात शुरू से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कही, हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जी ने कही, यही बात की कि पार्टी एक चेहरा, मोदी जी के चेहरे पर पार्टी हर जगह है। हमारे लीडर हैं, पूरे भारत के चाहते हैं, पूरे विश्व में भारत का मान बढ़ाया है उनको। बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी, आज हम भी चुनाव वहां से लुढ़कन से लड़के आए तो मोदी जी के पीछे, बिल्कुल क्यों नहीं। पार्टी, मोदी जी हमारे लिए आइडियल है, पूरे देश में काम किया और देश का गरीब आदमी देखता है जो झोंपड़ी में रहता है उसको भी लगा कि मोदी जी ने उनको प्रधानमंत्री आवास देकर जो उनके गरीब की पहचान करी। तो बिल्कुल प्रधानमंत्री जी बिल्कुल पॉपुलर, पूरे वर्ल्ड के मोस्ट पॉपुलर लीडर्स में, तो क्यों नहीं बिल्कुल पार्टी हर जगह चाहेगी। हम भी चाहेंगे कि मोदी जी के चेहरा रहता ही आगे और होना भी चाहिए, और देश का पार्टी का हर काम कार्य करता है मोदी जी के पीछे। नहीं, आपने ये तो कहा कि पत्रकारों के सवाल की उपज हो सकती है, लेकिन आप देखिए विपक्ष की तरफ से भी कई बार बोला जाता है, कांग्रेस की तरफ से भी बोला जाता है कि कई सीएम फेसेस जो हैं वो बीजेपी में घूम रहे हैं। कहाँ सीएम फेस? और ये तो मैं कह रहा हूं ना अभिषेक जी, दिस इज द ब्यूटी ऑफ बीजेपी। यहां हर कार्यकर्ता आगे बढ़ सकता है, यही तो पार्टी की खूबी है। कांग्रेस में सिर्फ व्यक्ति विशेष हो सकता है, यहां पार्टी में जिस तरह से जो भी मेहनत करेगा वो आगे बढ़ेगा। यही बीजेपी पार्टी विद डिफरेंस सब लोगों में संदेश गया है। आप ये देखिए, जिस भी राज्यों में मुख्यमंत्री बने जिन्होंने काम किया वो आगे बढ़ रहे हैं, और जो भी कार्यकर्ता काम करेगा पार्टी ऊंचाइयों पर उसे लेके जाती है। तभी तो देखो पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी बढ़ी। मैं छोटा सा उदाहरण दूंगा, तमिलनाडु में हमारे अध्यक्ष हैं और पूर्व आईपीएस हैं, वो पार्टी को, संगठन को इतना आगे बढ़ा रहे हैं। तेलंगाना देखो वहां पार्टी कितने बढ़ रही है। तो ये हर जगह यहाँ पर ऊर्जावान व्यक्तित्व हैं जो जहां भी जिनको जिम्मेवारी मिली है वो पार्टी के लिए तन मन धन से काम करते हैं। और यही तो कांग्रेस में आज देखो क्यों कांग्रेस विफल है, ये भी एक विषय है, क्योंकि इनके नेता कार्यकर्ता काम ही नहीं कर रहे। और बीजेपी ये कि हमारे नित्य प्रशिक्षण शिविर होते हैं, नित्य नए कार्यक्रम होते हैं। मैं आपको छोटा सा उदाहरण दूंगा, अभी हमारे पार्टी ने कार्यक्रम किया। ये संदेश क्यों देना पड़ता है कि पार्टी सर्वोपरि है? नहीं, हर मंच से ये संदेश पार्टी सर्वोपरि देना पड़ता है, पार्टी सर्वोपरि है। अभिषेक जी, कहीं नहीं, ये तो हमारे खून में ही बीजेपी में ये बात जची है, बात आई हुई कि पार्टी सबसे पहले देश, फिर पार्टी और व्यक्ति अंतिम है। हम तो जिस दिन से कार्यकर्ता, साधारण कार्यकर्ता रूप में बीजेपी में यही बात रही, राजेंद्र जी कुछ बोलना चाह रहे थे, राजेंद्र जी बोलिए, फिर राजेंद्र जी कुछ बोलना चाह रहे थे। राजेंद्र जी। अभिषेक जी, मैं सीपी
मित्तल जी को भाजपा के जितने भी परिवारवाद से नेता बने हुए हैं उनकी पूरी सूची भेज दूंगा, शायद इनको थोड़ा सा ज्ञानवर्धन हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने सिर्फ कांग्रेस के परिवारवाद की बात की। इनको पता होना चाहिए कि कांग्रेस से ज्यादा परिवारवाद भाजपा के अंदर है। और यहां पे व्यक्ति विशेष की, अभी सुमित जी कह रहे थे व्यक्ति विशेष, अरे भाई राज्य का चुनाव है, आप मोदी को कैसे चेहरा बना सकते हैं? क्या मोदी यहां पे मुख्यमंत्री बनने वाला है? अरे आप अपना एजेंडा चलाना चाहते हैं, आप उन लोगों को जिनका कोई योगदान नहीं है उन लोगों को आप अपने मनपसंद मोहरे, एक मिनट सुनिए, आप नहीं सुनिए, देखिए आप बीच में मत बोलिए, मैंने आपको नहीं टोका, आप सुनते जाइए। व्यक्ति विशेष मोदी को बना के लाते हैं। अब मैं आपको मोदी जी की पूरी दुनिया के अंदर क्या हालत हो रही है आप जान सकते हैं, पूरे देश के अंदर। अभी जर्मनी के अंदर, अभी नहीं सुनिए, जर्मनी के अंदर डिस्टर्ब मत कीजिए, आप डिस्टर्ब मत कीजिए, आप विधायक थोड़ा सा गरिमा रखिए, डिबेट की गरिमा रखिए, डिबेट की गरिमा रखिए। जर्मनी के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में क्या चर्चा हो रही है मैं फिर बताना चाहता हूं। अभी श्रीलंका के अंदर, अभी श्रीलंका के अंदर जो हालात हुए, मैं बता रहा हूं, श्रीलंका में महंगाई मतलब बेकाबू, पेट्रोलियम पदार्थ बेकाबू हो गए, उनकी महंगाई इतनी बढ़ गई, निजीकरण, एकाधिकार, विदेशी कर्ज। अब यही के यही चीजें भारत के ऊपर भी लागू हो रही है। विदेशी कर्ज का बोझ पिछले, सुन लीजिए, आपको बता दूं, विदेशी कर्ज का बोझ बढ़ाने में मोदी जी का कितना बड़ा योगदान है। 8 सालों के अंदर 80 लाख करोड़ का कर्जा ले लिया, जो हमने 67 सालों के अंदर, हमने 67 सालों के अंदर सिर्फ 55। ठीक है सुमित जी और राजेंद्र जी, एक अब आप राजेंद्र जी और सुमित जी एक करके मोदी जी की, आप अपना ज्ञान भारत तक सीमित नहीं, भारत तक नहीं है, वही समस्याएं हैं। महंगाई हिंदुस्तान की समस्या, बेरोजगारी हिंदुस्तान की समस्या, भ्रष्टाचार हिंदुस्तान की समस्या, एकाधिकार हिंदुस्तान की समस्या और बढ़ता विदेशी कर्ज हिंदुस्तान की समस्या। कुछ भी हालत में फर्क नहीं है, श्रीलंका की हालत में पहुंच गए हैं। और आज अगर मोदी जी अपनी ताल बजा रहे हैं और अपनी वाई कर रहे हैं कि मुख्य विपक्षी पार्टी के रूप में फिर आप क्या कर रहे हैं? अगर आपको दिख रहा है कि देश के हालात ऐसे हैं जो श्रीलंका में हैं, अभिषेक जी इस देश के अंदर विपक्ष के अलावा सिविल सोसाइटीज भी, मीडिया भी और जितने भी वो है ना, वो सब विपक्ष का काम करते हैं। सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक दल विपक्ष नहीं होता है, आपको इस चीज को समझना पड़ेगा। जनता की आवाज दबाई जा रही है और जितने भी हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं या जो भी हैं आपके एक्टिविस्ट हैं, उनकी आवाज दबाई जा रही है, उनकी हत्याएं की जा रही है। तो आज एक बात बताइए ना, इनके अंदर इतना ही है, अगर इतना अच्छा काम किया तो फिर हिंदुत्व पे या राष्ट्रवाद पे क्यों वोट मांगते हैं? और हमने तो 9 तारीख को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी उसके अंदर 23 राज्यों के अंदर कॉन्फ्रेंस करके भाजपा नेताओं के आतंकवादियों के। राजेंद्र जी और सुमित जी, ठीक है, अब एक सेकंड रुकिए सर, ठीक है। राष्ट्रवाद बात पर तो अरे है नहीं ना, सदम राष्ट्रवाद है, आपका राष्ट्रवाद है नहीं, क्योंकि आपने इसको देश को बनाने में आपका कोई योगदान नहीं है। आपके लिए जो राष्ट्र की परिभाषा, राजेंद्र जी और सुमित जी, अब एक सेकंड, उसके अंदर राष्ट्र बनता ही नहीं है। ठीक है, अब एक सेकंड। एसपी मित्तल साहब, एक चीज अब मैं आपसे समझना चाहूंगा, मंच से दूसरा संदेश यह भी दिया गया कि पार्टी सर्वोपरि है, गुटबाजी बर्दाश्त नहीं होगी। बार बार क्यों यह मैसेज देना पड़ता है हर मंच से कि पार्टी में गुटबाजी बर्दाश्त नहीं होगी? यानी क्या कुछ चीजें चल रही हैं अंदर? अभिषेक, जैसे मैंने अभी पहले भी कहा कि चूंकि आज के शिविर में जो सुमित गोदारा जी कह रहे हैं कि पहले के प्रशिक्षण शिविरों में वसुंधरा जी मौजूद थी, उसमें मैंने भी नहीं कहा कि वो नहीं थी, मैंने भी कहा थी। लेकिन आज अभी जो 3 दिवसीय शिविर हुआ जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद हुए हैं, उसमें यदि वो नहीं आती है तो सवाल तो उठता है। मुझे लगता है कि इसमें सुमित गोदारा जी को नाराज होने की जरूरत नहीं है। और जहां तक क्या नाम से जो कांग्रेस के जो प्रवक्ता मेघवाल साहब, उन्होंने कहा कि देश की जो पूरे दुनिया के बारे में स्थिति बताई, तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि आप प्रमुख विपक्षी दल की भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन आज कांग्रेस की स्थिति क्या हो गई है? तो पत्रकार है ना, आप भी तो कभी साथ दीजिए हमारा, आप भी हमारा साथ दीजिए ना। आप सरकारों के साथ हो जाते हैं तो बड़े दुखद होता है। अजी सुन लीजिए ना, मैं तो सुन रहा हूं आपका। पत्रकार भी एक परमानेंट विपक्ष की भूमिका निभाता है, जर्नलिज्म भी, आपका मीडिया भी एक परमानेंट विपक्ष की भूमिका निभाता है, जिससे देश आगे बढ़ने का राजेंद्र जी और सुमित जी, एक सेकंड, ऐसे प्रधानमंत्री सुमित जी एक सेकंड, मैंने सिर्फ इतना कहा कि मीडिया भी एक मतलब परमानेंट विपक्ष की भूमिका में होता है, उसको ही सरकार को आईना दिखाना होता है।
तो आप बताइए राजेंद्र जी, बात राजेंद्र सुन जी, लीजिए। कब सरकार को किस चीज के लिए आईना नहीं दिखाया जा रहा? महंगाई को दिखाइए, बेरोजगारी को दिखाइए, दिखाई जाती है, संसाधनों की बिक्री दिखाइए, नशीले पदार्थों की तस्करी दिखाइए, बढ़ता विदेशी कर्ज दिखाइए, किसानों की बदहाली दिखाइए, जवानों की बदहाली दिखाइए, अग्निवीर दिखाइए। अरे भाई, अमित शाह का बेटा तो 50,000 से 80 करोड़ बना सकता है, और मतलब गरीब किसान का बेटा अग्निवीर बनेगा। पंकज सिंह मंत्री बन जाता है, उसको और किसान का बेटा अग्निवीर बनेगा। ऐसा कैसे चलेगा? तथ्य से बात करो, तथ्य से ही कर रहा हूं मैं, ऐसी बोल ठीक रहे है, हो, ऐसी राजेंद्र बात जी, कर रहा हूं ना, एक सेकंड, आपकी पार्टी एक खत्म हो रही है। बात रखो तथ्य से। तथ्य के सुमित साथ जी और राजेंद्र जी, एक सेकंड, 16,000 गुना मुनाफा कमाने का कौन सा तरीका है, बता दीजिए आप ही। 16,000 गुना मुनाफा कमाने का तरीका हमें भी बता दीजिए। ठीक है राजेंद्र जी, एक सेकंड तो रुक जाइए, मित्तल साहब बोलिए। मैं अभिषेक यही कह रहा था कि राजेंद्र जी जो बात कह रहे हैं वो अपने, हम खुद चाहते हैं, हर आदमी देश का नागरिक चाहता है कि जब लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसके अंदर विपक्ष को मजबूत होना चाहिए। और अभी यदि हम राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो कांग्रेस ही सबसे क्या नाम से प्रमुख विपक्षी दल है, लेकिन आज कांग्रेस की स्थिति क्या हो गई है हम देख रहे हैं। कुल 2 राज्यों में कांग्रेस सिमट के रह गई है। उत्तर प्रदेश में कुल इनके 2 विधायक हैं, एक इनकी सांसद है जो श्रीमती सोनिया गांधी जी है। राज्यसभा में उत्तर प्रदेश से इनका कोई सदस्य नहीं है। तो इनको इन चीज जब ये पूरे परिप्रेक्ष्य में, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में नरेंद्र मोदी की बात करते हैं, देश की बात करते हैं कि पूरी दुनिया में भारत की स्थिति खराब है, तब कांग्रेस की स्थिति में मुझे लगता है इनको अवलोकन करना चाहिए। ठीक है, वक्त इतना ही है मेरे पास। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। प्राइम डिबेट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।